हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्लास नंबर 6। इससे पहले हमने लगभग 5 क्लासेस को डिस्कस किया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस करा गया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन है फर्स्ट विटामिन B1, जिसका ऑरेंज के साथ मैच किया गया है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी, कोड लिवर ऑयल के साथ मैच किया गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट आता है विटामिन ई, जिसका व्हीट जर्म ऑयल के साथ मैच किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट विटामिन के, अल्फ़ा अल्फ़ा एक ड्रग होता है, इसके साथ मैच किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन B1, जिसका ऑरेंज के साथ मैच किया गया है, ये गलत है। ऑरेंज जो होता है किस में होता है? विटामिन सी के अंदर। तो ये विटामिन सी, जिसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका। और विटामिन B1 यहाँ पे आया, इसका साइंटिफिक नेम आपको क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है आपको थियामिन। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? उस बीमारी का नाम है बेरी बेरी। और इस विटामिन का सोर्स क्या है? तो ग्राउंडनट में ये होता है, रेपसीड में होता है, फिर सूखी जो चिली होती है, मिर्च होती है, उसमें होता है, दाल में होता है, लिवर हो गया, अंडा हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सारे के सारे चीज़ में विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन ए सही जवाब है। अब विटामिन से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोड लिवर ऑयल, इसका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी होता है उसमें कोड लिवर ऑयल का यूज़ किया जाता है। और कोड लिवर ऑयल को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये एक कोड फिश होता है, उसके अंदर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। फिर आपको हुआ कि इसके यूज़ से क्या क्या हो सकता है? तो इसमें इसके यूज़ करने से सूजन में कमी होती है। फिर ये जो ऑयल है, इससे इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। फिर आपको आता है ये इसके यूज़ से जो बोन होता है वो हेल्दी होता है, मजबूत होता है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा व्हीट जर्म ऑयल, जिसको विटामिन ई का कमी जिसको होता है तो वो लोग ये चीज़ यूज करता है। अब विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या आया वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो विटामिन डी को साइंटिफिक नेम में क्या बोलेंगे? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और चलिए नेक्स्ट आया आपके पास विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है। फिर आपको आया विटामिन के, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्यूनिन। ठीक है। विटामिन के क्या करता है? तो ये ब्लड को नॉन क्लोटिंग करने में वो करता है, मदद करता है। फिर आपको आता है, हाँ ये सारे के सारे डिस्कस कर दिए। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? तो विटामिन ए की कमी से एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है जीरोफ्थैल्मिया या कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। चलिए ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा है रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट आता है टोकोफेरॉल, जिसकी कमी से बेरी बेरी होती है क्या? नेक्स्ट आता है साइनोकोबालामिन, अनीमिया। फिर आता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो ये तो विटामिन डी का नाम है। चौथा जो पॉइंट है ये विटामिन डी का नाम है। रुक जाइए, स्केच थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये विटामिन डी का नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ये सही है। तो ये तो नहीं हुआ ऑप्शन। फिर आता साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है ये, और इसकी कमी से अनीमिया होता है, तो ये भी सही है। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसमें मिसमैच, जो करेक्ट नहीं है उसको बोल रहा। फिर आपको आता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, जिसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया, जो कि अभी अभी हमने बताया था, वो होता है, या कलर कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी आपको विटामिन B1 की कमी से होता है, और यहाँ पे टोकोफेरॉल है। तो टोकोफेरॉल आपको किसका नाम है? विटामिन ई का नाम है। और इसकी कमी से क्या आता है? इनफर्टिलिटी। तो ये हो गया। और विटामिन ई का सोर्स क्या है? तो मीट होता है, इसका सोर्स हो गया। फिर आपको वेजिटेबल हो गया, फिर आपको मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीफी वेजिटेबल, फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो ये सब चीज़ इसकी कमी को दूर करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
बेकेलाइट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? ऑप्शन है हमारे पास यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल और एसिटल्डिहाइड, फिर आता है मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो बेकेलाइट किसके कंडेंसेशन से बनता है? तो ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए सबसे पहला जो प्राइमरी प्लास्टिक है ना, उसको बेकेलाइट ही है, सबसे पहले बेकेलाइट का ही फॉर्मेशन बनाया था, हुआ था। और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है? बहुत ही थोड़ा जटिल टाइप का है, पॉली ऑक्सी बेंजाइल मिथाइल इंग्लिको एनहाइड्राइड। तो ये इसका ओरिजिनल नेम है साइंटिफिक। और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब जो एक बार बन जाए और बाद में उसका फिर से रीयूज नहीं हो सकता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। और ये किसके कंडेंसेशन से होता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के। और इसका जो यूज़ होता है आपको किस चीज़ में? तो किचन वेयर बनाने में, जैसे गैस का जो देखते हैं प्लास्टिक वाला पार्ट उसका नॉब, फिर आप कुकर का जो देखते हैं हैंडल हो गया, फिर पाइप्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, फिर टॉयज़ खिलौना बनाने में, फिर फ़ोन पुराने ज़माने में जो फ़ोन हुआ करता था तो वो सारे के सारे इस बेकेलाइट के हेल्प से ही बनाया जाता था। तो ये क्लियर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक ड्रग। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्यूनिन, देन आता है सल्फा ग्यूनाडाइन, देन आता है क्लोरमफेनिकॉल, देन आता है एस्पिरिन। तो क्यूनिन तो मलेरिया का ड्रग है और यहाँ पे मुझे एंटीबायोटिक के बारे में पूछ रहा कि इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट आता है सल्फाग्यूनामाइड। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, या किसी का पेट ख़राब हो गया, पेट ख़राब हो जाएगा तो इसका ये यूज़ करेंगे, कि डिसेंट्री हो रहा है या वेटनरी साइंस में इस सल्फाग्यूनाडिन का यूज़ किया जाता है। फिर आपको आता है क्लोरमफेनिकॉल जो एक एंटीबायोटिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरमफेनिकॉल। और ये किस चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है? तो आई के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, आई के अंदर जो इन्फेक्शन होगा तो फेनिकॉल का यूज़ किया जाता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस का नाम सुने होंगे, आँख से रिलेटेड एक डिजीज़ है। तो ये कभी कभी ना कान में जो इन्फेक्शन होता है तब भी इसी ड्रग का यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। फिर आपको आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक पेन रिलीफ है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में भी एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। तो इस चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, चौथा का थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, फिर से मैच करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है एस्पार्टाइम, सिंथेटिक रबर, फ्रेयॉन, नियोप्रीन, देन बेनाड्रिल। तो इसको मैच करने के लिए बोला है। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एस्पार्टाइम जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा ये, इसको मान लीजिए एक, इसको दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, तो ये पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो पहला का तीसरा किस किस में है? तो तीसरा बस ये तीसरे वाले ऑप्शन में, चौथे वाले में है। और ये ऊपर का दो गलत हो गया। नेक्स्ट को हम देखते हैं, दूसरा आता है फ्रेयॉन। अब फ्रेयॉन क्या है? तो फ्रेयॉन रेफ्रिजरेटर है, तो दूसरा का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा का चौथा ऑप्शन बस तीसरे वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट आता है नियोप्रीन, और नियोप्रीन एक क्या है? सिंथेटिक रबर है, इसको भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। देन आता है आपको बेनाड्रिल। बेनाड्रिल एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। और ये जो बेनाड्रिल का यूज़ किस डिजीज़ के इलाज में किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है आपको एलर्जी अगर किसी को हो जाता है, फिर रात में नींद नहीं आती है, सर्दी हो जाता है, नाक बहने लगता है, आँख से आंसू आने लगता है, तो बेनाड्रिल का यूज़ किया जाता है। तो ये एंटी हिस्टामिन हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन प्रोटीन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इंसुलिन की बात आई है तो इंसुलिन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखते हैं। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। फिर आता है ये किसके द्वारा सेक्रीट किया जाता है? तो बीटा सेल के द्वारा सेक्रीट किया जाता है, पैनक्रियाज के अंदर ये होता है। अब देखिए इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, उसका दो चेन होता है, ए और बी चेन। ए चेन के अंदर लगभग 21 अमीनो एसिड होता है और बी चेन के अंदर लगभग 30 अमीनो एसिड होता है, जो सल्फ़र से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है इंसुलिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये क्लियर
हो गया। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज की, यहाँ पे बात आई है। तो पैनक्रियाज क्या होता है? तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, कहाँ पे? एब्डोमेन के अंदर, एस्टोमैक के पास में ये पैनक्रियाज एक ग्लैंड है। और ये क्या करता है? ये एक जूस बनाता है, पेट के अंदर एक जूस बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? और जो जूस इंजाइम बनाता है, और वो क्या रिलीज़ करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है। और ये इंजाइम जो है, इसके द्वारा बनाया गया जो डाइजेस्टिव जूस होता है, वो क्या करता है? वो इसके हेल्प से बने इंजाइम शुगर को, फैट्स को, स्टार्च को ब्रेक करता है, जो कि डाइजेशन में इसका हेल्प होता है। अब ये पैनक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ना ये हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो ये क्लियर हो गया। इसका राइट आंसर इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चिफली कंटेंस। एलपीजी घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी के मुख्य रूप से शामिल होता है। ऑप्शन है हमारे पास मीथेन, प्रोपेन एंड इथिलीन दैन ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर इसमें क्या ऑप्शन होता? मोर देन वन, तब ये ऑप्शन सही होता। तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन भी होगा और प्रोपेन होगा। एलपीजी के अंदर ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है और प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, ठंडे के अंदर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब प्रोपेन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और गर्मी के टाइम में ब्यूटेन का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे गैसेस लिखे हुए, तो इसके फार्मूला एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका तो सिंपल है, CH4 बोलते हैं, फिर प्रोपेन होता है। तो इसमें क्या होता है? C2 सॉरी, इसमें 3 होता है कार्बन, C3H8। फिर आपको आता है इथिलीन, इसका C2H4 होता है। देन ब्यूटेन वाले में क्या होता है? C4H10। ये इसके फार्मूला हो गए। दैन लिक्विड पेट्रोलियम गैस को ऑटो गैस भी कहा जाता है। ये क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बोथ दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, साबुन द्वारा ग्रीस हटाता है। ऑप्शन से हमारे कोआगुलेशन, इमल्सिफिकेशन, एडजॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन के द्वारा ही साबुन क्या करता है? वो जो भी शरीर के अंदर जो मैल होता है वो सरफेस टेंशन उसका वो रिलीज़ करता है, तो उसके द्वारा ये जितने भी डर्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा इमल्सिफिकेशन। फिर ऑस्मोसिस का क्या होता है? ऑस्मोसिस का कोई भी सॉल्वेंट का मूवमेंट जब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मींस अपर कंसंट्रेशन से, मतलब ऊपर से हायर कंसंट्रेशन से नीचे वाले लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में, और ये किस मेम्ब्रेन को पास करता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। अब आता है आपको एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, देन प्रोजेस्टेरॉन, देन ऑक्सीटॉक्सिन, और फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। सही जवाब है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर होगा। और ये ऑक्सीटॉक्सिन का और अलग यूज़ क्या हो सकता है? तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपको प्रोजेस्टेरॉन, और ये किसको सेक्रीट करता है? तो ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम को सेक्रीट करता है, और ये फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। फिर आपको आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रीट किया जाता है। फिर आपको आता है एड्रेनलिन हार्मोन, तो ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। तो और ये क्या करता है? इसका एक दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये क्लियर हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज। अब देखिए ये कैसे फॉर्मेशन होता है वनस्पति घी का? तो ये एक हाइड्रोजिनेशन मेथड है, हाइड्रोजिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है? वनस्पति ऑयल को निकल कैटालिस्ट के मदद से वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है? तो ये लगभग 21% होता है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है। वहीं पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये ग्रीन हाउस
गैस का मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। अब ग्रीन हाउस गैस की बात आई तो इसके अंदर कौन से गैस होते हैं? इसके अंदर आपको होते हैं CO2, फिर वाटर होता है, फिर आपको मीथेन होता है, फिर आपको नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं वो होता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फिर से लिस्ट आ गया और यहाँ पे कुछ डिजीज़ हैं जिसको रिलेट करना है किसके कमी से और किसके द्वारा ये होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्किन कैंसर, ये किसके द्वारा होता है? तो सनलाइट के द्वारा अल्ट्रावायलेट रे रिलीज़ होता है और इसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है। तो फर्स्ट का इस पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, फिर ये 4। तो पहला का दूसरा ऑप्शन किस में है? पहला का दूसरा बस 2 ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। तो ये 1 नंबर गलत हो गया, फिर डी नंबर गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल में इसको मेज़र करेंगे तो दूसरा का तीसरा पॉइंट किस में है? तो दोनों में है, तो इससे तो क्लियर नहीं पता चला। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तीसरा पॉइंट, और ये किसके कारण होता है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका तीसरा का चौथा किस में है? तो सी का 4 यहाँ बी ऑप्शन में है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है ओजोन होल, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। अब विटामिन ए मानव शरीर के अंदर कहाँ संग्रहित होता है? तो ऑप्शन जो है लिवर, स्किन, लंग, किडनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लिवर के अंदर ये विटामिन ए मौजूद रहता है। और लिवर को हैपर भी बोलते हैं, हैपर, ठीक है। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? लिवर के स्टडी को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। मानव शरीर के अंदर ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। नेक्स्ट आता है आपको इसके अंदर एक किडनी है, और किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, किडनी के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? तो ये इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और नेफ्रॉन क्या करता है? तो नेफ्रॉन आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है ब्लड से, ठीक है। और किडनी जब फंक्शन उसका करना बंद हो जाता है तो क्या करते हैं? तो उसको करते हैं डायलिसिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न आएगा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन थक्कारोधी विषयों के प्रति प्रतिरक्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप फिर से इंग्लिश में इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोआगुलेंट पॉइजन्स? इसका जो ऑप्शन है विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, देन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, देन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, देन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा 4 सही जवाब है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन? ऑप्शन से हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन आता है H2SO4। तो एसिड रेन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है SO2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4 जिसको हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। देन आता है आपको नाइट्रिक एसिड, देन ये कार्बोनिक एसिड। HCl जो है ना वो गैस्ट्रिक जो इसके अंदर पेट के अंदर पाया जाता है, और लगभग एक दिन में मानव शरीर के अंदर 2 लीटर HCl रिलीज होता है, सेक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये क्या करता है? HCl जो करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है पेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज होता है ये फॉस्फोरिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 बोलते हैं, ये अमोनियम नाइट्रेट के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। और ये किसका एक फर्टिलाइज़र का मेजर कंपोनेंट है HNO3। फिर आपको कार्बोनिक एसिड आता है जिसका यूज होता है आपको सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है गॉड पार्टिकल्स। ऑप्शन से हमारा न्यूट्रिनो, मेसॉन, हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ये 1964 में एक थे आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर और एक हिग्स साहब थे, दोनों मिलकर ये चीज़ बनाए थे। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन 131, देन सोडियम 24, देन फॉस्फोरस 32, देन कोबाल्ट 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60 का यूज होता है ब्लड कैंसर में। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम हो गया आपको ल्यूकेमिया। और इसका जो इसके ड्रग में किसका यूज़ किया जाता है रेडियो आइसोटोप का? तो ये कोबाल्ट 60 का। फिर एक और है जो कि कैंसर में यूज़ किया जाता है, वो आपको है फॉस्फोरस 32, थर्ड ऑप्शन वाला, बट ये ब्लड कैंसर में कोबाल्ट वाले का यूज होगा। फिर आयोडीन 131 जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर यूज होगा। फिर आपको आएगा ये जो नेक्स्ट है आपका सोडियम 24, ये डिजीज़ कोई भी डिजीज़ जो शरीर के अंदर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आयोडाइज्ड साल्ट कंटेंट्स। आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? ऑप्शन है फ्री आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। तो इसको जानने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि आयोडाइज्ड साल्ट जितने भी हैं उसके अंदर चार इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। एक तो आपको पोटासियम आयोडाइड हो गया, फिर आपको आ गया पोटासियम आयोडेट, नेक्स्ट आता है सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम आयोडेट। तो इसमें आयोडाइड पोटासियम एक ही है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। और इनमें से कोई भी बॉडी के अंदर आयोडीन फॉर्म कर सकता है। तो ये क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कॉस्मिक रेज आर, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज्ड पार्टिकल, अनचार्ज्ड पार्टिकल, कैन बी चार्ज्ड एज वेल एज अनचार्ज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉस्मिक रे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। और इसके अंदर थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में, कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा गामा रेज भी मौजूद होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेटल, सबसे प्रभावी धातु कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो सोडियम जो है अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेटल माना जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है और इसको Na से सिंबल डिनोट करते हैं। देन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज का आखिरी प्रश्न क्या है? वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त विखंडनीय सामग्री क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो प्लूटोनियम ही था और एटॉमिक बम के रूप में गिराया गया था। कब? 6 अगस्त 1945 को, और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका एक कोड नेम था, उसका क्या था कोड नेम? फैट मैन। और नेक्स्ट आता है 6 अगस्त को जो गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। तो इसमें क्या यूज़ किया गया था? प्लूटोनियम, जो एक रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल है। सॉरी ओके 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। रेडियो एक्टिव मेटल है और इसका जो सिंबल होता है Pu होता है और इसका एटॉमिक नंबर 94 होता है और इसका यूज़ न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आज इतना ही क्वेश्चन था, तो बढ़िया लगा होगा क्लास तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और क्लासेस पसंद आ रहे हैं हमारे तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और साथ में अपने दोस्तों को जोड़िए भी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद।